हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। चैप्टर नंबर 2 हम पढ़ रहे हैं बिजनेस एनवायरनमेंट, जिसके अंदर हमने स्टार्ट किया था कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। मतलब कि क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट में। क्लासिफिकेशन हम देख रहे थे, उसमें हमने देखा था इंटरनल एंड एक्सटर्नल दो पार्ट होते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट में। अभी इंटरनल बिजनेस एनवायरनमेंट को हमने पढ़ लिया था। एक्सटर्नल की अभी आज हम बात कर रहे हैं। एक्सटर्नल में भी हमने माइक्रो एनवायरनमेंट को स्टडी कर लिया था। माइक्रो एनवायरनमेंट का मीनिंग होता है कि ऐसे फैक्टर्स जो बिजनेस को डायरेक्टली इफ़ेक्ट करते हैं, जैसे कंज्यूमर्स में चेंजेस आए, कस्टमर्स में चेंजेस आए, कॉम्पिटिटर्स है, सप्लायर्स हैं, जिनके अंदर कुछ चेंजेस आता है तो हमारे बिजनेस पे सीधा इफ़ेक्ट आता है। अभी आज हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का दूसरा पार्ट करने वाले हैं, मैक्रो एनवायरनमेंट। अब मैक्रो एनवायरनमेंट में ऐसी चीज़ें आने वाली है कि वहाँ पे भी कुछ चेंजेस अगर होता है तो बिजनेस पे इफ़ेक्ट तो आएगी, लेकिन वो इफ़ेक्ट कुछ इनडायरेक्टली आएगी, सीधा हम दोनों के बीच का रिलेशन स्टडी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अभी स्टार्ट करते हैं मैक्रो एनवायरनमेंट। The macro environment consists of broader socio-economic factors। यहाँ पे socio-economic factors आने वाले, social भी कुछ concepts हम देखेंगे जो business को affect करते हैं, economic भी हम पढ़ेंगे। तो socio-economic factors that influence the working of a firm. It relates to the demographic, economic, natural, technological, पॉलिटिकल, कल्चरल, इंटरनेशनल एंड लीगल फोर्सेस। ये सारी ही चीज़ें हम पढ़ेंगे जो इफ़ेक्ट करती है बिजनेस को इनडायरेक्टली। द वेरियस मैक्रो एनवायरनमेंट फैक्टर्स आर ब्रीफली डिस्कस्ड एज फॉलोज। अब ये मैक्रो एनवायरनमेंट के क्या क्या कंपोनेंट्स रहेंगे या क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो हम देखते हैं। सबसे पहला आता है डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट। अब डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट क्या हो जाएगा? जिस एरिया में बिज़नेस चल रहा है या फिर जिस कंट्री में बिज़नेस ऑपरेट हो रहा है, वहाँ का पॉपुलेशन स्टडी करना पड़ेगा। बिज़नेस स्टार्ट हो रहा है तो उसके पहले, या बिज़नेस चल रहा है तो वो कंटिन्यू स्टडी करता रहेगा कि पॉपुलेशन किस तरह की है, मतलब मेल ज़्यादा है या फीमेल ज़्यादा है, या बच्चे हैं या ओल्ड एज पीपल है। ठीक है, उसके बेस पे बिजनेसेस डिसाइड करेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट सेल करना है, कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है। वो डेमोग्राफिक एरिया स्टडी करके सारी ही चीज़ें डिसाइड की जाएगी। नाउ डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट रिलेट्स टू ह्यूमन पॉपुलेशन विथ रेफरेंस टू इट्स साइज, डेंसिटी, लिटरेसी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, सेक्स रेशियो, रूरल अर्बन डिवाइड, एज कॉम्पोजिशन, ऑक्यूपेशन पैटर्न एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें देखी जाएगी जब भी पॉपुलेशन स्टडी होगा। तब एज कॉम्पोजिशन कैसा है, ऑक्यूपेशन पैटर्न, किस तरह के लोग रह रहे हैं, मिडिल क्लास है या रिच क्लास के लोग हैं, या फिर जॉब करने वाले ज़्यादा है या हाउसवाइफ ज़्यादा है, सारी पैटर्न स्टडी की जाएगी। एंड उसके बेस पे बिजनेसेस सोचेंगे कि उनको कौन सा प्रोडक्ट बनाना है या उनके प्रोडक्ट को किस तरीके से मार्केटिंग करना है। नाउ बिजनेस डील्स विद पीपल। बिजनेस फर्म्स हैव टू स्टडी इन डिटेल वेरियस डेमोग्राफिक फैक्टर्स विच वुड हेल्प देम टू फ्रेम प्रॉपर प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। देखिए, अगर पॉपुलेशन सही से स्टडी किया है तो ही पता चलेगा प्रोडक्शन कितना करना है एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हमारी कैसी होनी चाहिए। अभी मान लो हम जिस एरिया में बिज़नेस कर रहे हैं वहाँ के लोग काफ़ी एजुकेटेड है, इंटरनेट वगैरह यूज़ कर रहे हैं प्रॉपरली, तो हम उस तरीके से भी एडवर्टीज़मेंट कर सकते हैं। या फिर हम बिज़नेस कर रहे हैं रूरल एरिया में, तो वहाँ पे तो लोग इंटरनेट यूज़ करेंगे नहीं, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, टेलीविज़न पे एडवर्टीज़मेंट दे सकते हैं, न्यूज़पेपर में दे सकते हैं। उस तरीके से हम मीडिया डिसाइड करेंगे कि हम एडवर्टीज़मेंट कैसे करेंगे। तो मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी उस तरीके से ही डिसाइड होगी कि पॉपुलेशन किस टाइप की है जहाँ पे हम बिजनेस कर रहे हैं। फॉर इंस्टेंस, अभी उन लोगों ने एग्जांपल दिया है, फॉर इंस्टेंस ऑटोमोबाइल फर्म्स may take advantage of growing income of middle class, therefore they need to design and promote cars that fit the budget of the middle class।
देखिए पहले कैसा था, मिडिल क्लास जो लोग थे उनकी ज़्यादा इनकम नहीं थी पहले के ज़माने में, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनका कम था। अभी कैसा है, लोगों की इनकम बढ़ रही है, परचेसिंग पावर बढ़ गया है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनका इंक्रीज़ हुआ है धीरे धीरे। तो अभी ये लोग क्या कर सकते हैं, ऑटोमोबाइल फर्म्स, ऑटोमोबाइल कंपनीज़ मिडिल क्लास लोगों को सूट करे वैसी कार वो डिज़ाइन कर सकते हैं एंड उसका अच्छे से मार्केटिंग कर सकते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर सके या इनकम उनकी बढ़ा सके। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया पॉइंट डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट। सेकेंड वन इज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। मैक्रो फैक्टर में सेकेंड आता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। अब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम देखेंगे कि कंपनी के लिए मार्केट में क्या सिचुएशन है, किस तरीके से फंड आ सकते हैं कंपनी के पास, या फिर गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ है मोस्टली रिलेटेड टू टैक्सेस। ठीक है, टैक्स जो भरने होते हैं, कंपनी अलग अलग तरह के टैक्स भरती है गवर्नमेंट को, तो वो किस तरीके के टैक्स लग रहे हैं, वो चीज़ें हम देखेंगे यहाँ पे। वो सारी चीज़ मिलके बनेगी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। A business firm closely interacts with its economic environment. Economic environment mainly consists of two major elements: economic conditions in the market, economic policies of the government. गवर्नमेंट क्या क्या पॉलिसी बना रही है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा बिजनेस को। दूसरा, मार्केट सिचुएशन, कहाँ से फंड मिल रहा है, किस रेट पे मिलेगा, क्या क्या सोर्सेस अवेलेबल है, कॉम्पिटिटर भी क्या प्राइजेस लगा रहा है उसके प्रोडक्ट की, मार्केट में क्या सिचुएशन है, वो सारी चीज़ें इम्पैक्ट करेगी बिजनेस को। दैट इज़ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। बिजनेस फर्म शुड हैव अ गुड आइडिया अबाउट द इकोनॉमिक कंडीशंस इन द मार्केट, दैट इज़ डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर। बिजनेस हमेशा ही ये चीज़ स्टडी करता रहे, कोई भी बिजनेस हो, छोटा हो बड़ा हो, उसको पता रहेगा डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर मार्केट में क्या चल रहा है। वो जिस प्रोडक्ट में डील कर रहा है उस प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है मार्केट में उसे पता होगा, उसके सामने सप्लाई कितनी हो रही है, उसका बिज़नेस खुद का कितनी सप्लाई कर रहा है और अदर बिजनेसेस की क्या सप्लाई है, तो डिमांड मार्केट में ज़्यादा है या सप्लाई ज़्यादा है, इन चीज़ों का आइडिया मोस्टली सारे बिजनेसेस को होता ही है। ना फॉर इंस्टेंस, अ बिजनेस फर्म्स मे अडॉप्ट स्टेबल स्ट्रेटजी ड्यूरिंग रिसेशन एंड ग्रोथ स्ट्रेटजी ड्यूरिंग द बूम पीरियड। अभी अलग अलग तरह की हमने स्ट्रेटजीज पढ़ी थी आगे के चैप्टर में, चैप्टर नंबर 1 में। तो वहाँ पे क्या बताया गया था, एक था स्टेबल स्ट्रेटजी था, दूसरा ग्रोथ स्ट्रेटजी था। स्टेबल स्ट्रेटजी में बिजनेसेस क्या सोचते हैं कि जो भी हमारा ऑलरेडी मार्केट शेयर है हम उसी में काम करते रहेंगे। 20% से हमारा मार्केट शेयर है तो हम ट्राई करेंगे 20% ही हमारा रहे, स्टेबल रहना है मार्केट में। तो बिजनेसेस क्या करेंगे, जब भी मार्केट में रिसेशन चल रहा है, ज़्यादा डिमांड्स नहीं आ रही है प्रोडक्ट के लिए, उस टाइम वो ट्राई करेंगे कि डिमांड बिजनेस उनका स्टेबल रहे। ठीक है, स्टेबल रहने की ट्राई करेंगे। दूसरा आता है ग्रोथ स्ट्रेटजी। जब भी कंपनी को लगता है कि अभी मार्केट में डिमांड बढ़ रही है प्रोडक्ट के लिए, हम ज़्यादा मार्केट शेयर कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स के लिए, तो बिज़नेस वहाँ पे ट्राई करेंगे ये ग्रोथ स्ट्रेटजी अडॉप्ट करने की, ताकि उससे उनका मार्केट शेयर बढ़े, मार्केट शेयर बढ़ने से सेल्स बढ़े एंड उनका प्रॉफिट फिर बढ़ जाए। तो ये दो तरह की स्ट्रेटजीज बिजनेस यूज़ कर सकते हैं। द फर्म्स मस्ट ऑल्सो हैव गुड नॉलेज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्सेशन, फॉरेन ट्रेड, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट एक्सेट्रा। बिजनेसेस ने ये सारे चीज़ों का भी नॉलेज अच्छा रखना पड़ेगा। क्या टैक्सेशन पॉलिसीज़ है गवर्नमेंट की, फॉरेन ट्रेड के लिए क्या पॉलिसीज़ चल रही है, मनी मार्केट की क्या कंडीशन है, कैपिटल मार्केट की क्या कंडीशन है, ये सारा ही नॉलेज बिजनेसेस को होना चाहिए। एंड मोस्टली टॉप मैनेजमेंट ये सारी चीज़ों का नॉलेज रखते भी है। तो ये हो गया हमारा सेकेंड, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। थर्ड हम देखेंगे अंडर मैक्रो एनवायरनमेंट, नेचुरल और इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट। नेचुरल और इकोलॉजिकल, बिजनेस चल रहा है या बिजनेस स्टार्ट हो रहा है,
काफ़ी सारे नेचुरल रिसोर्सेज बिजनेसेस को यूज़ करने पड़ेंगे कि जैसे लैंड है, रॉ मटेरियल है, वाटर है, मिनरल्स है, कुछ तरह के सारी चीज़ें नेचुरल है जो बिज़नेस को यूज़ करनी होती है कि अब इन चीज़ों में कुछ चेंजेस आता है तो बिज़नेस को इम्पैक्ट होने वाला है। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज प्रॉपरली नहीं मिल रहे हैं बिज़नेस को तो बिज़नेस को अफेक्ट होने वाला है। तो बिज़नेस ने भी सामने क्या ध्यान रखना है कि ये जो नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं बिज़नेस में उसका वो मैक्सिमम यूज़ करे, ऑप्टिमम यूज़ करे, वेस्टेज बहुत मिनिमम करे। Now, natural environment relates to natural resources like land, water, minerals, etc. Because business firms use natural resources like water, land, iron ore, crude oil, etc. ये सारी चीज़ें businesses use करते हैं। In doing so, two things happens. दो चीज़ें होती है जब business natural resources use करता है। एक है erosion of natural resources, दूसरा है पोल्यूशन ऑफ रिसोर्सेज लाइक एयर, वाटर एक्सेट्रा। सबसे पहली चीज़ हो गई इरोजन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे हम रिसोर्सेज यूज़ करते जाते हैं वो रिसोर्सेज कुछ हद तक कम हो जाते हैं। ठीक है, इरोजन कम कर दिया हमने। दूसरा पोल्यूशन, प्रोसेस जब हुई हमारी मैन्युफैक्चरिंग की या प्रोडक्शन की तो उस टाइम क्या होता है, वेस्ट जनरेट होता है जिसे हम रिलीज़ करते हैं एनवायरनमेंट में। उससे एयर पोल्यूशन हो सकता है, वाटर पोल्यूशन हो सकता है। तो दो चीज़ें हो रही है, एक तो हो रहा है इरोजन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड दूसरा हो रहा है पॉल्यूशन ऑफ रिसोर्सेज लाइक वाटर, एयर एक्सेट्रा। अब ये दोनों ही चीज़ें जनरल पब्लिक के लिए तो हार्मफुल है, उनको तो नुकसान कर रही है। तो बिजनेस फर्म शुड अंडरस्टैंड the above two effects and take necessary measures to control erosion and pollution of natural resources. क्या ट्राई करेंगे बिजनेसेस के ये दोनों ही चीज़ें हो सके उतनी मिनिमम हो। ठीक है, इस नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ भी मिनिमम करे एंड मैक्सिमम बेनिफिट ले उससे। दूसरा पोल्यूशन भी कम करे। They need to search for alternative resources such as solar energy, recycle the waste, install anti-pollution devices, etc. ये सारे मेजर्स अडॉप्ट कर सकते हैं बिजनेसेस इसका सल्यूशन लाने के लिए। तो ये हो गया हमारा थर्ड, नेचुरल और इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट जिसे हम कहेंगे। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। बिजनेस विदाउट टेक्नोलॉजी नहीं चलता। बहुत लार्ज स्केल पे बिजनेस हो रहा है तो वहाँ पे टेक्नोलॉजी ज़्यादा यूज़ होती है। छोटा बिजनेस है तो कम टेक्नोलॉजी यूज़ होगी, लेकिन विदाउट टेक्नोलॉजी तो बिज़नेस नहीं चलेगा। तो अब ये टेक्नोलॉजी में कुछ भी चेंजेस आता है तो बिज़नेस पे इम्पैक्ट आता है। टेक्नोलॉजी अपडेट होती है तो बिज़नेस ने भी खुद की टेक्नोलॉजी अपडेट करना ज़रूरी है। आउटडेटेड टेक्नोलॉजी रही तो फिर बिज़नेस का ग्रोथ भी वहीं पे स्टॉप हो जाता है एंड दूसरा बिज़नेस की कॉस्ट भी बढ़ जाती है। तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, द बिजनेस फर्म्स मस्ट मॉनिटर चेंजेस इन द टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। अब ये चीज़ है ना वो कंटिन्यू होगी, मॉनिटर चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। वन टाइम प्रोसेस नहीं है ये। ऐसा नहीं है कि बिजनेसेस एक बार चेक करेंगे कि चलो टेक्नोलॉजी में कुछ चेंजेस आया है या नहीं आया है फिर चेक नहीं करेंगे, जाने दो। ऐसा नहीं है, कंटिन्यूअस बेसिस पे मॉनिटर करना होगा टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में कोई चेंजेस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। और जहाँ पे भी ज़रूरी है हमने हमारे टेक्नोलॉजी को अपडेट करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी इनेबल्स बिजनेस फर्म टू रिड्यूस कॉस्ट एंड टू इम्प्रूव क्वालिटी। टेक्नोलॉजी दो तरीके से फ़ायदा देती है, एक तो वो कॉस्ट कम करती है, दूसरा क्वालिटी बढ़ाती है। हम जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, जो सर्विस दे रहे हैं उसकी क्वालिटी वो इम्प्रूव करती है। देयरफॉर इफ़ पॉसिबल फर्म नीड टू इंट्रोड्यूस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर देयर ऑपरेशन। बिजनेस ने क्या करना है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करना है उनके फर्म के लिए। ठीक है, अभी जैसे फॉर एग्जांपल पहले कैसा था, कैश पेमेंट एक्सेप्ट किया जाता था। हम कहीं पे शॉपिंग करने जाए या कहीं पे भी
सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन होते थे या फिर हम चेक से भी पेमेंट कर सकते थे, लेकिन अभी कैसा हो गया है, हम ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, जीपे कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन, कार्ड पेमेंट कर सकते हैं, काफ़ी सारे ऑप्शंस आ गए हमारे पास। अभी मान लो कोई बिज़नेस फर्म है जो ये टेक्नोलॉजी नहीं यूज़ कर रहा है, वो बोलेगा कि नहीं हम तो कैश ही एक्सेप्ट करेंगे, तो वो बिज़नेस को काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आएगी बिज़नेस करने के लिए। कस्टमर बोलेगा नहीं जाने दो, इनके पास नहीं जाना है, हम कहीं और जाते हैं। तो उन लोगों को बहुत प्रॉब्लम आती है जो टेक्नोलॉजी का चेंजेस को अडॉप्ट नहीं करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। जहाँ पे भी बिज़नेस चल रहा है वहाँ का पॉलिटिकल इन्वायरमेंट भी चेक करना ज़रूरी है बिज़नेस ने। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में चेंजेस हुए तो तुरंत बिज़नेस में भी चेंजेस हो जाते हैं। दिस एनवायरनमेंट कॉन्सिस्ट ऑफ गवर्नमेंट एजेंसीज, पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स that influence and control the activities of individuals and organizations. Business firms need to keep a track of all political events, anticipate changes in government policies and accordingly frame production and marketing strategies. ये सारी चीज़ें बिजनेस चेक करता रहे। क्या क्या करेगा? पॉलिटिकल इवेंट्स क्या क्या हो रहे हैं हमारे आसपास। दूसरी चीज़, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, हम जो बिज़नेस कर रहे हैं उसके रिलेटेड गवर्नमेंट क्या क्या पॉलिसीज़ चेंज कर रही है। ये सारी चीज़ें स्टडी करके बिज़नेस डिसाइड करेगा कि उसे कितना प्रोडक्शन करना है, किस तरीके से मार्केटिंग करना है, किस तरीके से सेल्स करना है। ठीक है, ये हो गया पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। अब इस 6 आता है फैक्टर कल्चरल एनवायरनमेंट। कल्चरल एनवायरनमेंट कैसा है हमारी सोसाइटी में, लोगों की बिलीफ क्या है। ठीक है, उसके बेस पे भी बिज़नेस को देखना पड़ेगा कि हम क्या चीज़ प्रोड्यूस करें। ठीक है, कैसी चीज़ें हम बनाएं, कैसे उसे मार्केटिंग करें। अभी पहले के ज़माने में कैसा था कि ट्रेडिशनल चीज़ें ज़्यादा यूज़ होती थी। कपड़ों की बात करें, हम ज्वेलरी की बात करें या कोई भी हो। अभी कैसा है, अभी सारी चीज़ें चेंज हो गई है, फैशन चेंज हो गया है, लोगों की थिंकिंग चेंज हो गई है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आजकल बहुत सेल होते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत चेंज हो चुकी है। उसके अकॉर्डिंगली बिजनेसेस क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे एंड मार्केटिंग करने की ट्राई करेंगे ना। सोशियो कल्चर इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ कल्चर, ट्रेडिशन, बिलीव्स, वैल्यूज एंड लाइफस्टाइल ऑफ अ सोसाइटी. The socio-cultural element influence the buying behavior of the members of the society. हमारी सोसाइटी में कैसा कल्चर है उसके बेस पे बाइंग पैटर्न डिसाइड होती है कंज्यूमर्स की। ठीक है, जैसे हम फेस्टिवल्स की बात करें तो सिटीज़ में जिस तरीके से फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं एंड रूरल एरिया में जिस तरीके से सेलिब्रेट होते हैं उसमें काफ़ी सारा डिफरेंस आ जाता है। तो कोई कोई चीज़ें जो फेस्टिवल्स के टाइम पे हम रूरल एरिया में ज़्यादा सेल कर सकते हैं वो हम सिटीज़ में नहीं सेल कर सकते। ठीक है, तो बिजनेसेस क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें फैक्टर्स को वो लोग स्टडी करेंगे, उसके बेस पे वो लोग मार्केटिंग स्ट्रेटजी डिसाइड करेंगे, कहाँ पे कितना प्रोडक्शन ज़्यादा करना है, कहाँ पे ज़्यादा सेल करना है, वो चीज़ें वो डिसाइड करेंगे। नाउ वेस्टर्न कल्चर्स आर इन्फ्लुएंसिंग इंडियन कंज्यूमर, स्पेशली द यूथ इन अर्बन एरियाज. द लाइफस्टाइल, tastes and preferences are changing, and as such business firms should take a note of such changes and accordingly design production and marketing strategies. अभी वेस्टर्न कल्चर आ गया है हमारी कंट्री में, उसके अकॉर्डिंगली लोगों के प्रेफरेंसेस बहुत जल्दी चेंज हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली बिज़नेस ने चेंज होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो क्या होगा, बिज़नेस का प्रोडक्ट कंज्यूमर के लिए आउटडेटेड हो जाता है। For instance, youth in urban areas prefer stylish motorbikes, and therefore the motorbike companies come up with new models of motorbikes with stylish features. देखिए क्या हो गया, अर्बन एरियाज़ में यंगस्टर्स के लिए क्या कर सकती है कंपनी, मोटर बाइक का प्रोडक्शन उनके अकॉर्डिंगली, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली कर सकती है, वैसे वो डिज़ाइन कर सकती है ताकि वो उनका प्रोडक्ट सेल कर सके अच्छे से।
ये हो गया सिक्स्थ फैक्टर, कल्चरल एनवायरनमेंट। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल एनवायरनमेंट। फाइनेंस, पैसे की बात करेंगे यहाँ पे। बिजनेस को कैपिटल रिक्वायर्ड होता है। छोटा बिजनेस है तो थोड़ा कैपिटल रिक्वायर्ड होगा, बड़ा बिजनेस है तो बहुत ज़्यादा कैपिटल चाहिए, ह्यूज कैपिटल चाहिए। तो अभी फाइनेंशियल एनवायरनमेंट भी चेक करना होगा कि किस तरह का है। Nowadays, financial environment greatly influence the working of the firm. For instance, poor financial climate in the country dampens the spirit of stock market. Therefore, corporate firms find it difficult to raise funds from the primary market. The non-availability of right funds affects the growth prospect of the corporate firm. क्या कहा उन लोगों ने? पुअर फाइनेंशियल क्लाइमेट इन द कंट्री में फाइनेंशियल क्लाइमेट सिचुएशन अच्छी नहीं है, तो क्या होता है, लोग इन्वेस्टर्स ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते कंपनी के अंदर, कंपनी के शेयर्स नहीं लेना चाहते। अब इसकी वजह से क्या होगा, कंपनी को कैपिटल नहीं मिल पाता है, पैसे नहीं मिल पाते हैं फ्रॉम प्राइमरी मार्केट। फंड रेज करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कंपनी के लिए, ठीक है। और फंड नहीं अवेलेबल है तो फिर बिज़नेस क्या करेगा, नहीं चल पाएगा। या फिर बिज़नेस को एक्सपैंड होना है तो एक्सपेंशन नहीं हो पाएगा, ग्रोथ नहीं हो पाएगा, वहाँ पे वो स्टॉप हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया फिनेंशियल एनवायरनमेंट। नेक्स्ट इज़ लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट की बात करेंगे। लीगल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स लॉज which define and protect fundamental rights of individuals and organizations. Business firms must have up-to-date and complete knowledge of the laws governing various aspects of business. देखिए, बिजनेस जब भी स्टार्ट होता है तो भी काफ़ी सारी फॉर्मेलिटीज़ रहती है, लीगल फॉर्मेलिटीज़। रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है बिज़नेस का, ठीक है, काफ़ी सारे लाइसेंसेस लेने पड़ते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें फॉर्मेलिटीज़ आ सकती है डिपेंडिंग ऑन बिज़नेस। तो इन सारी चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए बिज़नेस के पास कि कैसी हमारी लीगल कंडीशन है हमारी कंट्री में, क्या क्या लॉज है हमारे लिए। नाउ इन पर्टिकुलर कॉरपोरेट फर्म्स नीड टू हैव गुड नॉलेज ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, तेमा 1999 सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 एंड सो ऑन। ये सारे ही एक्ट जो बिज़नेस से रिलेट करते हैं, इन सारे ही एक्ट का नॉलेज होना चाहिए बिज़नेस को मतलब टॉप मैनेजमेंट ये सारी चीज़ें देखेंगे, इन सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन उन्होंने रखना चाहिए। क्योंकि लोअर लेवल पे जो लोग रहते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो तो क्या करते हैं, उन्हें तो सिर्फ डिसीजन फॉलो करने होते हैं। तो टॉप मैनेजमेंट के पास ये सारी चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए, वो भी कैसा, अपडेटेड नॉलेज होना चाहिए। चलिए, ये हो गया हमारा लीगल इन्वायरमेंट। नाउ नेक्स्ट वन इज़ इंटरनेशनल इन्वायरमेंट। अब यहाँ पे हम बात करेंगे ऐसे बिजनेसेस जो फॉरेन कंट्रीज़ में सेल कर रहे हैं या एक्सपोर्ट कर रहे हैं या फिर इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। वैसे लोगों को ध्यान रखना होगा कि इंटरनेशनली क्या सिचुएशन है, क्या इन्वायरमेंट है वहाँ पे। बिजनेस फर्म्स एंगेज इन फॉरेन ट्रेड जो बिजनेसेस इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं आर मोर अफेक्टेड बाय चेंजेस इन इंटरनेशनल इन्वायरमेंट। इन लोगों को ही ज़्यादा अफेक्ट करेगा इंटरनेशनल इन्वायरमेंट। बिजनेस फर्म्स विच cater to foreign trade must constantly monitor implications of international environment on their business. यहाँ पे कुछ चेंज हुआ इंटरनेशनल इन्वायरमेंट में, तो बिज़नेस ने चेक करते रहना है कंटिन्यूसली कि वहाँ चेंज हुआ तो हमारे बिज़नेस में क्या क्या चेंजेस आएंगे। They must keep in touch with developments at WTO conferences, World Trade Organization conferences, development in various regional groupings such as European Union, NAFTA, ASEAN, etc. इन सारे ही ग्रुप के जो कॉन्फ्रेंसेस होते होंगे, मीटिंग, ठीक है, वहाँ पे क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, डेवलपमेंट्स आ रहे हैं, वहाँ पे भी चेक करते रहना होगा। एंड
काफ़ी सारी चीज़ें चेक करनी होगी जिसकी वजह से हमारे बिजनेस में अफेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया मैक्रो इन्वायरमेंट हमने स्टडी किया अंडर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे हमने कॉन्स्टिट्यूएंट्स ख़त्म कर लिए, कौन कौन से होते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट के। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हमें एजुकेशनल एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ना है। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो स्टूडेंट्स तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन।